हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आज हम लोग रसायन विज्ञान का पार्ट 2 को देखेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, हम लोग का पार्ट 1 का वीडियो अपलोड हो गया है रसायन विज्ञान का। आप सभी को पता है, इससे आप ऑब्जेक्टिव भी, सब्जेक्टिव, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय जो भी क्वेश्चन है आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। और आपको यह भी पता होना चाहिए से मतलब लोकतांत्रिक का और अर्थव्यवस्था का और डिजास्टर यानी आपदा प्रबंधन का वीडियो अपलोड हो गया है और उसके बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। उसी तरह हम लोग रसायन विज्ञान का भी ले रहे हैं, इसके बाहर से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, वो सब्जेक्टिव हो, ऑब्जेक्टिव हो, लघुत्तरीय हो या दीर्घोत्तरीय हो। तो इसीलिए आप लोग इसको अच्छे से देखने का प्रयास कीजिए और अच्छे से इसको समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है फ्रेंड, और वीडियो को आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिए। आप पता नहीं मतलब कब हम मतलब इस वीडियो में कहीं पर भी हम आपको ऑब्जेक्टिव बता दे रहे हैं, सब्जेक्टिव बता दे रहे हैं, कौन सा लघुत्तरीय है, कौन सा दीर्घोत्तरीय है, कहीं पर भी कोई से भी क्वेश्चन का चर्चा कर दे रहे हैं। ठीक है ना फ्रेंड, तो आप वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना कीजिए, सिवा अच्छे से देखने का प्रयास कीजिए। ठीक है ना। तो आप सभी को पता है, हम लोग यहाँ तक चर्चा कर लिए थे। विस्थापन अभिक्रिया भी, एकल विस्थापन और प्रतिस्थापन अभिक्रिया तक चर्चा कर लिए थे, ये भी हम लोग चर्चा कर लिए थे। आज हम लोग इसके नीचे वाला देखेंगे और इसका भी एक प्ले लिस्ट बना दिया जाएगा, इसमें आप लोग उसको जाकर देखिएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन इसका क्या है। देखिए, अगर आपको मतलब जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 का वीडियो अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो पार्ट 2 आपको अच्छे से समझ आएगा। अगर फिर पार्ट 2 का वीडियो आप अच्छे से देख लेते हैं तो पार्ट 3 समझ आएगा। ठीक है ना? तो इसको आप शुरू से देखने का प्रयास कीजिए। कोई बात नहीं, अगर आप पार्ट 1 नहीं देखें तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उसको अवश्य देख लीजिएगा। ठीक है, तो मतलब अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हम लोग का फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। मतलब ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया क्या है। देखिए, आपसे क्वेश्चन कैसे बन सकता है, 2 नंबर का क्वेश्चन इसमें बनेगा और 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। आपको बताएंगे कैसे बनेगा। तो ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया आपसे पूछ सकते हैं, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया का परिभाषा बताइए, या ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया क्या होता है। तो देखिए, वैश्विक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऊष्मा के कारण टूट जाता है उसे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे शॉर्ट में लिए हैं, आप अगर अच्छे से मतलब पूरा लिख लेते हैं जैसे आपको बता दे रहे हैं। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऊष्मा के कारण टूट जाता है उसे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में PbNO3 प्लस ऊष्मा, तो इसके बाद क्या बन रहा है, PbO प्लस NO2 और O2। जैसे हम लोग लेड नाइट्रेट, अगर आप पार्ट 1 वाला वीडियो देखे होंगे तो कोई बात नहीं, तो मतलब ये लेड नाइट्रेट पर अगर हम लोग ऊष्मा दे रहे हैं तो PbO मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का निर्माण हो रहा है। लेड का, नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का निर्माण हो रहा है जब हम लोग इस पर क्या दे रहे हैं, ऊष्मा यानी हीट दे रहे हैं। तो आपसे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में सवाल बन सकता है, PbNO3 और 2 कौन सा भी क्या है, कौन किसका सूत्र है, तो लेड नाइट्रेट का सूत्र है। ठीक है फ्रेंड, कोई दिक्कत। चलिए, अब उसी तरह हम लोग इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। देखिए, ये वाला क्वेश्चन क्या है, विद्युत वियोजन, ऊष्मीय वियोजन था, ऊष्मीय मतलब ऊष्मा 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 प्रवाहित कराया जाएगा। यहाँ पे विद्युत वियोजन क्या बोल रहा है, विद्युत वियोजन अभिक्रिया मतलब इस पर विद्युत प्रवाहित किया जाएगा। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें वियोजन विद्युत धारा के कारण टूट जाता है, विद्युत धारा के कारण होता है वियोजन, क्या वही वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें वियोजन विद्युत धारा के कारण होता है उसे विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उसे विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में हाइड्रोजन पर अगर हम लोग विद्युत ले रहे हैं, तो क्या बन रहा है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बन रहा है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बन रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखिए, फिर इसी तरह हम लोग अगर नमक पे विद्युत का प्रवाहित करा रहे हैं, नमक पे मतलब देखिए NaCl किसका मतलब नमक का रासायनिक सूत्र है। नमक का रासायनिक सूत्र क्या है, NaCl। इसको हम लोग लवण भी बोलते हैं। आपके ऑब्जेक्टिव में सवाल बन गया, NaCl क्या है, तो यह एक प्रकार का लवण है, यह नमक का रासायनिक सूत्र है। तो अगर हम लोग नमक पर विद्युत का प्रवाहित करवा रहे हैं तो बन रहा है क्या, नाइट्रोजन और क्या, क्लोरीन, नाइट्रोजन और क्लोरीन। ठीक है, हाँ, सोडियम और क्लोरीन क्या बन रहा है, सोडियम और क्लोरीन। तो मतलब हम लोग एक बार 1 मिनट
थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हो गया है, आपको बता रहे हैं। लाइट में मतलब इसका क्वालिटी अच्छा नहीं आ रहा है। हम लोग इसको क्वालिटी पे थोड़ा देख लेते हैं क्या। चलिए, तो क्वालिटी अब अच्छा हो गया होगा। चलिए, तो अब हम लोग इसको देखते हैं क्या हो रहा है। विद्युत वियोजन अभिक्रिया, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया, जो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें वियोजन विद्युत धारा के कारण होता है, उसे विद्युत वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन पर अगर हम विद्युत प्रवाहित करवा रहे हैं तो हाइड्रोजन और प्लस में ऑक्सीजन का निर्माण हो रहा है, हाइड्रोजन और प्लस में ऑक्सीजन का निर्माण हो रहा है, तो इसको हम लोग विद्युत वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। अगर ऐसा मतलब ये लिख दिया, ये समीकरण लिख दिया है, तो बोल देगा यह कौन सा समीकरण है, तो विद्युत वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है। चलिए, अब हम लोग सुनते हैं मतलब NaCl, यानी NaCl को लवण भी बोलते हैं या नमक का यह रासायनिक सूत्र है। तो अगर हम नमक पे विद्युत प्रवाहित करवाएंगे तो क्या बनेगा, Na मतलब ये क्या होता है, Na किसका सूत्र होता है, तो सोडियम का। तो सोडियम बन रहा है, प्लस में क्या बन रहा है, Cl यानी क्लोरीन बन रहा है। तो अगर हम नमक पर विद्युत प्रवाहित करेंगे तो सोडियम और क्लोरीन का निर्माण होगा। किसका, सोडियम और क्लोरीन का निर्माण होगा। तो अगर ऐसे मतलब समीकरण लिख दे रहा है और पूछ दे रहा है कौन सा अभिक्रिया है, उसमें वियोजन ऑप्शन में दे दिया, उसमें वियोजन, विद्युत वियोजन, प्रकाश से रासायनिक अभिक्रिया या इनमें से कोई नहीं, तो आप भली भांति जानते हैं कौन होगा, विद्युत वियोजन अभिक्रिया। ठीक है। चलिए, हम लोग इसको आज आगे देखते हैं आगे क्या है। चलिए, आगे वाला क्वेश्चन क्या है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश में संपन्न होती है उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, आज मतलब शॉर्ट लैंग्वेज में लिया गया है कि आपको समझ आए। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश में संपन्न होता है उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे में क्या, AgCl पर मतलब अगर AgCl पे हम सूर्य का प्रकाश डालेंगे तो किसका निर्माण होगा, चांदी प्लस किसका, क्लोरीन का। चांदी प्लस किसका, क्लोरीन का निर्माण होगा। तो AgCl, देखिए Au सोना का रासायनिक तत्व होता है और Ag चांदी का रासायनिक तत्व होता है। कितने का, चांदी का। ये भी ऑप्शन में आता है, Ag किसका रासायनिक तत्व होता है, चांदी का। Au किसका रासायनिक तत्व है, तो गोल्ड यानी सोना का। ठीक है, कभी कभी गोल्ड दे देता है ससुराकारा। तो अब हम लोग इसको देखते हैं। चलिए, तो मतलब अगर इस पे प्रवाहित कराया सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो चांदी प्लस में क्लोरीन का निर्माण होगा। उसी तरह Ag और प्लस Br यानी बोरियम पर अगर सूर्य का प्रकाश, सन मतलब सूर्य का प्रकाश अगर प्रवाहित कराया जा रहा है तो Ag और प्लस में Br बनेगा। ठीक है। तो अगर ऐसे मतलब दे दिया इस वाले सूत्र को और बोल दिया इसमें कौन सा रासायनिक अभिक्रिया, तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। जो प्रकाश के कारण संपन्न होगी उससे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, सूर्य के प्रकाश का। तो अगर 2 नंबर का सवाल आता है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिख दीजिएगा, तो आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा मेरे भाई। ठीक है। चलिए, अब हम लोग जाते हैं, इसका दूसरा नाम भी है, मतलब प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है, प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। तो आपके ऑब्जेक्टिव में सवाल बन के आएगा, प्रकाश वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया को कहते हैं। प्रकाश वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया को कहते हैं। कोई दिक्कत। चलिए, अब हम लोग आते हैं ताप वियोजन अभिक्रिया पे। क्या है ताप रासायनिक अभिक्रिया, हम लोग इसको समझते हैं। देखिए, ताप रासायनिक अभिक्रिया क्या है, ताप रासायनिक अभिक्रिया यानी, और तो देखिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो ताप के कारण संपन्न होता है उसे ताप रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। वैसी अभिक्रिया जो ताप के कारण संपन्न होता है उसे हम लोग ताप रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। वैसी अभिक्रिया जो ताप के कारण संपन्न होता है उसे ताप रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है। चलिए, अब हम लोग आगे वाला जो भी क्वेश्चन है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सवाल है, इसको आप लोग देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, ऑब्जेक्टिव मतलब क्वेश्चन पूछा हुआ इसीलिए हमको यहाँ पे लिखना पड़ा है भरे में। देखिए, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो यह ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण। किसका, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण। चिप्स की थैली में ऑक्सीजन से बचाने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है, तो ऑक्सीजन से बचाने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है, तो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। देखिए, निष्क्रिय गैस, यहाँ पे अगर पूछ रहा है निष्क्रिय गैस कौन है, तो हीलियम एक निष्क्रिय गैस है। क्या है, हीलियम को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊपर का प्रश्न छोड़िए, तो यहाँ पे देखिए ऊपर के प्रश्न में निष्क्रिय गैस यानी हीलियम, तो हीलियम को मतलब आपसे ऑब्जेक्टिव सवाल आ रहा है निष्क्रिय गैस किसे बोलते हैं, तो हीलियम को बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए, मार्क्स या पंख गैस किसे बोलते हैं, तो मीथेन। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CH4। तो मार्क्स या पंख गैस किस में होता है, तो मीथेन में। ठीक है। ऑब्जेक्टिव सवाल बन रहा है, ठीक है ना, आप इसको अच्छे से मतलब समझने का प्रयास कीजिएगा।
चलिए अब हम लोग देखते हैं इसको। प्राकृतिक में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्वों कौन है? तो ऑक्सीजन है। प्राकृतिक में यहाँ पे वायुमंडल की बात नहीं हो रहा है, नाइट्रोजन पे आप नहीं जाइएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है? प्राकृतिक में पाए जाने वाले तत्वों का मतलब कौन सबसे अधिक है? तो यह ऑक्सीजन है। भूप्रपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले मतलब धातु तो एल्युमिनियम है। भूप्रपट्टी में सबसे अधिक क्या मिलता है? कौन सा धातु मिलता है? तो एल्युमिनियम। और दूसरा पर कथी मिलता है सबसे अधिक? लोहा। ठीक है, तो भूप्रपट्टी में सबसे सर्वाधिक मिलने वाले धातु कौन है? एल्युमिनियम। और दूसरे स्थान पर कौन है? तो लोहा है। ठीक है, अब देखिए दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन भाई। दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? तो यह रासायनिक परिवर्तन है। क्यों रासायनिक परिवर्तन? क्योंकि उसमें हम लोग जोरन डालते हैं। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आगे वाला ये भी क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है? दहन के लिए आवश्यक शर्त मतलब आग जलाने के लिए क्या शर्त होती है? तो निम्नलिखित शर्तें होती है। आग जलाने के लिए क्या होते हैं? निम्नलिखित शर्तें होती है। तो मतलब जो पदार्थ पे हम आग जला रहे हैं वह दहनशील पदार्थ के उपस्थिति मतलब जो पदार्थ है उसमें दहनशीलता होना चाहिए। दहन के पोषक तत्वों की उपस्थिति मतलब उसमें दहन की पोषक तत्वों की उपस्थिति होनी चाहिए। ज्वलन ताप की प्राप्ति होनी चाहिए। तो अगर आपके 2 नंबर में सवाल बन के आ रहा है तो यहाँ लेकर मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दीजिएगा तो आपका 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो दहन के लिए आवश्यक शर्त क्या है? तो दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, दहन के पोषक तत्वों की उपस्थिति, ज्वलन ताप की प्राप्ति, ज्वलन ताप की प्राप्ति। ठीक है, तो ज्वलन ताप क्या होता है हम लोग इसको समझते हैं। दहन तो आप समझते हैं आग के मतलब जलना। अब लोग हम समझते हैं ज्वलन ताप क्या होता है। तो देखिए वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे ज्वलन ताप कहते हैं। क्या? वह न्यूनतम पदार्थ जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे ज्वलन पदार्थ कहते हैं। यह क्वेश्चन पूछा गया है आपका बिहार बोर्ड में। तो जैसे में क्या हो गया? पेट्रोल, पुआल, कागज, लकड़ी, कोयला। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में यहाँ पे कैसे सवाल बनेगा फ्रेंड? बोल देगा निम्न में पेट्रोल कौन सा ताप है? तो ज्वलन ताप है। या बोल देगा ज्वलन ताप निम्न में से कौन है? तो कोयला, लकड़ी, कागज, पेट्रोल या इनमें से सभी। तो ये क्या होगा? इनमें से सभी। तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। तो मतलब ज्वलन ताप के एग्जाम्पल क्या हुआ? पेट्रोल, पुआल यानी पोड़ा, कागज, लकड़ी और कोयला। जिस पर मतलब कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे हम लोग ज्वलन ताप कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। जैसे मतलब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सवाल बना है कुछ, कोयला का ज्वलन ताप सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सवाल बन सकता है किसका ज्वलन ताप सबसे अधिक होता है? तो कोयला का ज्वलन ताप सबसे अधिक होता है। और मतलब पेट्रोल का ज्वलन ताप सबसे कम होता है। सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे उल्टा ही लिखा गया है। पेट्रोल का ज्वलन ताप सबसे अधिक होगा और कोयला का ज्वलन ताप सबसे कम होगा। आप इसको मतलब सुधार कर लीजिएगा। ज़्यादा और ऊपर में कम। ठीक है, चलिए समझ गए। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसको आगे क्या है। क्या है? तत्व है, संकेत है और परमाणु संख्या है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव सवाल आता है। तो हाइड्रोजन को हम लोग हाइड्रोजन ऐसे लिखते हैं ना, ZN मतलब ये भी होगा। तो हाइड्रोजन का रासायनिक तत्व क्या होगा? H से लिख रहे हैं तो H। हाइड्रोजन का रासायनिक तत्व क्या हुआ? H। इसका परमाणु संख्या कितना है? 1। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना है? 1। हीलियम देखिए, तो हीलियम का मतलब संकेत क्या है या रासायनिक तत्व क्या है? तो H। इसका परमाणु संख्या कितना है? 2। हीलियम का परमाणु संख्या कितना है? 2। लिथियम का रासायनिक मतलब संकेत कितना है? Li। इसका परमाणु संख्या कितना है? 3। लिथियम का परमाणु संख्या कितना है? 3। बेरिलियम का रासायनिक संकेत क्या है? तब Be। इसका परमाणु संख्या सॉरी फ्रेंड, इसका परमाणु संख्या कितना है? तो 4। बोरॉन का परमाणु संकेत क्या है? तब B। इसका परमाणु संख्या कितना है? तो 5। कार्बन का परमाणु संख्या कितना है? सॉरी रासायनिक तत्व क्या है? तो C। इसका परमाणु संख्या कितना है? तो 7। बिहार बोर्ड इसको भी पूछा है और इसको मतलब देखिए अधिक पूछने की किसकी संभावना रहती है? तो हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन ये सबको अधिक पूछने की संभावना रहती है और लिथियम। ठीक है, तो कार्बन को मतलब C से और इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 6। नाइट्रोजन रासायनिक संकेत क्या होता है? N।
परमाणु संख्या कितना होता है 7। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मतलब संकेत क्या होता है O, इसका परमाणु संख्या कितना होता है 8। कितना होता है फ्रेंड 8 होता है। अब हम लोग आते हैं फ्लोरीन। क्या है फ्लोरीन, आप इसको याद कर लीजिएगा फ्लोरीन, बार बार इसको बोलिएगा ना तो याद हो जाएगा, ऑटोमेटिक याद हो जाता है भाई। तो फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का संकेत क्या है तो F, इसका परमाणु संख्या कितना है 9। नियोन का परमाणु संकेत क्या है Ne, नियोन का परमाणु संकेत क्या है Ne। और देखिए N है नाइट्रोजन और Na है सोडियम और Ne है नियोन। Ne क्या है नियोन, ठीक है। तो नियोन का संकेत क्या है Ne, इसका परमाणु संख्या कितना है 10। सोडियम का रासायनिक तत्व क्या है तो Na, परमाणु संख्या कितना है 11। यहाँ पे इसका भी परमाणु संख्या भी सोच पूछ लेता है बिहार बोर्ड, कुछ भी पूछ लेगा तो आप लोग वही मतलब इसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। आप इसको अच्छे से देख लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट सब क्लियर हो जाएगा यहाँ पे आपको, ठीक है ना। तो सोडियम Na, परमाणु संख्या 11। मैग्नीशियम Mg, परमाणु संख्या 12। मैग, याद करने का कौन जरूरी है भाई, संकेत याद करने का कोई जरूरी नहीं है। जैसे मैग्नीशियम तो Mg से लिखा जाता है ना मैग। तो अगर इंग्लिश में लिखिएगा जैसे यहाँ पे है तो मैग, देखिए याद क्या करिएगा, सोडियम का याद करना होगा, फ्लोर मतलब F है तो F क्या याद करने वाला है भाई, कुछ भी तो याद करने वाला नहीं है। एल्युमिनियम तो Al, क्या हुआ एल्युमिनियम, तो क्या होगा Al, परमाणु संख्या कितना होगा भाई 13 हुआ। सिलिकॉन, सिलिकॉन Si, देखिए Si है, अगर इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो Si होगा भाई, तो सिलिकॉन Si, परमाणु संख्या 14। फास्फोरस F, तो परमाणु संख्या 15। सल्फर S से होगा ना तो सल्फर परमाणु संख्या 16। क्लोरीन, परमाणु क्लोरीन तो मतलब Cl, परमाणु संख्या 17, ठीक है। आगे क्या है आर्गन, क्या है आर्गन तो Ar, परमाणु संख्या 18। पोटेशियम K, पोटेशियम इसको याद करना होगा आपको, पोटेशियम क्या हुआ K, पोटेशियम का क्या होगा K, इसका परमाणु संख्या कितना होगा 19। कैल्शियम, कैल्शियम को Ca से, इसका परमाणु संख्या कितना हुआ 20। कैल्शियम Ca, परमाणु संख्या 20। एस्कैडियम Sc, परमाणु संख्या 21। ये सब उतना जल्दी नहीं पूछता है। टाइटेनियम Ti, परमाणु संख्या 22। वनाडियम, देखिए परमाणु संख्या का मतलब सीरियल वाइज आपको याद करने के लिए सबको लिखना पड़ा, नहीं तो हम लोग इसको नहीं भी लिखते। तो टाइटेनियम Ti, परमाणु संख्या 22। वनाडियम V, परमाणु संख्या 23। क्रोमियम Cr, परमाणु संख्या 24। और मैग्नीज, ये पूछता है मैग्नीज, मैग्नीज Mn, मैग्नीज Mn, परमाणु संख्या 25। आयरन Fe, परमाणु संख्या 26। आयरन मतलब लोहा, ठीक है। तो लोहा को याद करना होगा आयरन Fe, परमाणु संख्या 26, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए अब देखते हैं हम लोग कोबाल्ट, क्या है कोबाल्ट, कोबाल्ट को Co, परमाणु संख्या 27। निकेल Ni, परमाणु संख्या 28। कॉपर, कॉपर को तांबा भी बोलते हैं तो Cu, परमाणु संख्या 29। जिंक या जस्ता, बात एक है जिंक या दस्ता तो Zn, परमाणु संख्या 30, ठीक है। Zn, परमाणु संख्या 30। कोई दिक्कत यहाँ तक आपको, चलिए एक बार और देख लीजिए। हाइड्रोजन H, परमाणु संख्या 1। हीलियम He, परमाणु संख्या 2। लिथियम Li, परमाणु संख्या 3। बेरिलियम Be, परमाणु संख्या 4। बोरान B, परमाणु संख्या 5। कार्बन से, परमाणु संख्या 6। नाइट्रोजन N, परमाणु संख्या 7। ऑक्सीजन O, परमाणु संख्या 8। फ्लोरीन F, परमाणु संख्या 9। नियान Ne, परमाणु संख्या 10। सोडियम Na, परमाणु संख्या 11। मैग्नीशियम Mg, परमाणु संख्या 12। एल्युमिनियम Al, परमाणु संख्या 13। सिलिकॉन Si, परमाणु संख्या 14। फास्फोरस F, परमाणु संख्या 15। और सल्फर S, स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा, सल्फर S, परमाणु संख्या 16। और क्लोरीन Cl, परमाणु संख्या 17। आर्गन Ar, परमाणु संख्या 18। पोटेशियम K, परमाणु संख्या 19। कैल्शियम Ca, परमाणु संख्या 20। एस्कैडियम Sc, परमाणु संख्या 21। टाइटेनियम Ti, परमाणु संख्या 22। वनाडियम V, परमाणु संख्या 23। क्रोमियम Cr, परमाणु संख्या 24। मैग्नीज Mn, परमाणु संख्या 25। आयरन Fe, परमाणु संख्या 26। कोबाल्ट Co, परमाणु संख्या 27। निकेल Ni, परमाणु संख्या 28।
कॉपर या तांबा Ni, Cu, कॉपर या तांबा Cu, परमाणु संख्या 29, जिंक या जस्ता Zn, परमाणु संख्या 30। तो 1 मिनट फ्रेंड, आपको थोड़ा चलिए फ्रेंड, तो अब हम लोग इसको देख लेते हैं क्या है आगे वाला क्वेश्चन क्या है। तो अभी तक कुल कितने तत्व ज्ञात है? तो अभी तक कुल 118 तत्व ज्ञात है। ऑब्जेक्टिव सवाल बन के आएगा, अभी तक कुल कितने तत्व ज्ञात है? 118 तत्व है। कितना तत्व है? 118 तत्व है। ये वाला आंसर राइट है। जो 94 जो तत्व है वह प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। किसमें? प्राकृतिक के रूप में पाया जाता है। ठीक है ना फ्रेंड। तो अभी तक कुल कितने तत्व है? तो 118। कितने तत्व है? 118। अभी तक कुल कितने एलिमेंट है? तो 118। जिसमें धातुओं की संख्या कितनी है? तो 92 धातु है। धातुओं की संख्या कितनी है? 92 धातु है। और अधातुओं की संख्या कितनी है? तो 22 अधातु है। 92 कितने हैं? धातु और 22 अधातु है। ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग निष्क्रिय गैस। कौन कौन निष्क्रिय गैस है इसको हम लोग अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो एलिमेंट 111, 92 धातु और 22 अधातु। जो 94 है प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। देखिए, निष्क्रिय गैस, आपके ऑब्जेक्टिव में सवाल बार बार आता है, निम्न में से कौन निष्क्रिय गैस है? तो आप लोग इस यहाँ पे समझ लीजिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रेटॉन, जेजॉन, रेडॉन। या कभी कभी इसका रासायनिक तत्व दे देता है, सोचो माथा खराब हो जाता है कभी कभी। तो यहाँ पे रासायनिक तत्व कोई याद करने का कोई जरूरी नहीं है। नियोन तो Ni, हाइड्रोज हीलियम तो He, आर्गन तो Ar, क्रेटॉन तो Kr, जेजॉन तो Ye, रेडॉन तो Rn। तो ये सब क्या है? निष्क्रिय गैस है। क्या है सभी? ये सब निष्क्रिय गैस है। ठीक है ना फ्रेंड। निष्क्रिय गैस बोलिए या अक्रिय गैस बोलिए या नोबल गैस बोलिए, बात एक ही है। अगर निष्क्रिय गैस आएगा तो इसका मान लीजिएगा, तो नोबल गैस भी आएगा ना तो इसी को मारिएगा मेरे भाई। या अक्रिय गैस भी इसी को बोला जाता है। निष्क्रिय गैस भी, अक्रिय गैस भी और नोबल गैस भी। हीलियम को, नियॉन को, आर्गन को, क्रेटॉन को, जेजॉन को, रेडॉन को बोला जाता है। तो नोबल गैस किसी को बोला जाएगा? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रेटॉन, जेजॉन, रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रेटॉन, जेजॉन, रेडॉन। याद हो गया? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रेटॉन, जेजॉन, रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रेटॉन, जेजॉन, रेडॉन। आपको याद हो गया? क्या निष्क्रिय गैस बोलिए या अक्रिय गैस बोलिए या नोबल गैस बोलिए। तो He, Ne, Ar, Kr, Ye और Rn। ठीक है ना। अब देखिए आगे वाला क्वेश्चन क्या है। क्या है? किस तत्व को चाकू से काटा जा सकता है? तो लिथियम को Li, सोडियम Na, पोटेशियम K। मतलब ये सब को क्या किया जाता है? चाकू से काटा जा सकता है। या आपसे ऑब्जेक्टिव में सवाल बन के ऐसे भी आएगा, निम्न में सबसे मुलायम धातु कौन है? ठीक है। तो ये सब क्या है? मुलायम धातु में, जिसके कारण इसको क्या करा जाता है? चाकू से काट दिया जाता है। ठीक है। तो चाकू से किसको काटा जाता है? लिथियम को, सोडियम को और पोटेशियम को, तीनों को काट लिया जाता है। लिथियम का रासायनिक मतलब संकेत Li, सोडियम का Na, पोटेशियम का K। अब कार्बन क्या है? तो कार्बन एक प्रकार क्या है? धातु है। ऑब्जेक्टिव में सवाल बन क्या आता है? कार्बन क्या है? तो कार्बन एक प्रकार का धातु है। कार्बन का परमाणु संख्या कितना है? 6 है। मतलब इसका रासायनिक तत्व क्या है? तो C है। ठीक है ना, कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग आगे जो भी क्वेश्चन इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, कार्बन के मुख्य कितने रूप होते हैं? तो कार्बन के 2 रूप होते हैं। आपसे ऑब्जेक्टिव में सवाल बन के आएगा, कार्बन के कितने रूप होते हैं? तो कार्बन के 2 रूप होता है। कार्बन के मुख्यतः कितने अवरूप होते हैं? तो कार्बन के 2 अवरूप होते हैं। कितने अवरूप होते हैं? 2 अवरूप होते हैं। तो सबसे कठोर धातु मतलब कौन है? कठोर धातु कौन है? तो हीरा है। और सबसे मुलायम धातु कौन है? तो ग्रेफाइट है। तो 2 मुख्य अवरूप कौन कौन होता है? हीरा और ग्रेफाइट। तो कार्बन के 2 मुख्य अवरूप कौन कौन होते हैं? तो हीरा और ग्रेफाइट। तो कार्बन के मुख्य कितने अवरूप होता है? तो 2, हीरा और ग्रेफाइट। तो प्राकृतिक रूप में सबसे कठोर पदार्थ कौन है? तो हीरा। प्राकृतिक रूप में सबसे कठोर पदार्थ कौन है? हीरा। हीरा का अपवर्तनांक मान कितना है? तो 2.4। ऑब्जेक्टिव का सवाल है फ्रेंड, बहुत बार पूछा गया है, इसको बहुत बार पूछा गया है। सबसे कठोर सब बहुत मतलब इतना बार पूछा, इस बार भी पूछने की इसको संभावना है। तो प्राकृतिक रूप में सबसे कठोर पदार्थ कौन है? तो हीरा है, जो एक प्रकार का क्या है? कार्बन है। ग्रेफाइट भी कार्बन है, मतलब ये सबसे मुलायम कार्बन है।
जो ग्रेफाइट है सबसे मुलायम कार्बन है, ठीक है। तो हीरा का अपवर्तनांक मान कितना है, तो 2.4। हीरा का अपवर्तनांक मान कितना है, तो 2.4। आगे के वीडियो में हम लोग यहाँ से देखेंगे और इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो यहीं तक रहने देते हैं आज, और जो भी क्वेश्चन होगा आगे सब डिस्कशन करेंगे। आप लोग मतलब इसको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा और यही छाप कर आइएगा, यही, इसके बाद एक भी क्वेश्चन नहीं आइएगा। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से मतलब शुरू से लेकर अंत तक देखे होंगे तो आपको वीडियो को अच्छे से समझ आया होगा, और इसका एक एक पार्ट, एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो आप भी देखिए और अपने दोस्तों को भी दिखाइए, जिससे क्या होगा, आपका भी फ़ायदा होगा और आपका दोस्त का भी फ़ायदा होगा। तो वो बोलेगा हाँ मेरा दोस्त अच्छा है। ऐसे ही मतलब दोस्त गाली ना दे, ऐसा दोस्त मत बनिए। मतलब ऐसा दोस्त, हाँ दोस्त को मतलब सेवा करना चाहिए, दोस्ती इसमें ना है। दोस्तों से दुश्मनी कभी नहीं करना चाहिए, दोस्ती में एकता है, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों से विदा लूँगा। यहाँ तक ये सब क्वेश्चन हो गया था, तो आप लोग अच्छे से, उम्मीद है आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अच्छे से सबको याद कर लिए होंगे। अगर इसका मतलब जो समाप्त हो जाएगा, इसके बाद हम लोग इसका एक टेस्ट रखेंगे, फिर उसको, अगर आपको कोई चीज़ इसमें डाउट रह रहा है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में आप फ़ोन नंबर दे देंगे, उस पर आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगले के पार्ट में, पार्ट 3 मिलते हैं। जय हिंद।